वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल आईईआरटी एंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आज कराएंगे। इसका क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मोटरसाइकिल है जिसका एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सेम मतलब जितनी बड़ी ये मोटरसाइकिल उतनी ही बड़ी एक खराब मोटरसाइकिल जो चलती नहीं है उसमें अगर हम बांध दे रहे हैं यानी टोचन कर दे रहे हैं तो मतलब इसका त्वरण क्या होगा, इसी क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो पहली जो मोटरसाइकिल है, पहली मोटरसाइकिल जो है मोटर साइकिल, इसका एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक इसी तरह से दूसरी वाली सेकेंड मोटरसाइकिल है। अब इसका हमको एक्सेलरेशन नहीं पता है, ठीक है, तो इसका फाइंड नहीं करना है। पहले मोटरसाइकिल और सेकेंड वाले का मिला के करना है। यानी पहले वाली है जो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, एक खराब मोटरसाइकिल से इसी का मास के बराबर, उसको अगर हम टोचन कर दे रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका हम फोर्स निकालते हैं। अगर ऐसे मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन दिया हो तो क्या निकालेंगे, हम फोर्स निकालेंगे। ठीक है, दोनों को फोर्स का हम इक्वल कर देंगे क्योंकि जिसका मास इतना है और इसका भी मास इतना है, मास इक्वल है, तो दोनों को हम कंपेरिजन कराएंगे। तो हम जानते हैं F इक्वल टू एम ए। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए हम लेते हैं तो F इक्वल टू मास हो गया m और एक्सेलरेशन हो गया 8। ठीक है, और सेकेंड वाले को लेते हैं F1 F2। अब सेकेंड वाले को हम अलग नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट वाले में अकेले था, सेकेंड वाले में दोनों को बांध दिया गया है। यानी कितना हो जाएगा इसका द्रव्यमान 2m इंटू इसका एक्सेलरेशन, दोनों का एक साथ नहीं पता है, हमको ये फाइंड करना है। यानी दोनों कंपेरिजन कराएंगे तो m इंटू 8 इक्वल टू 2m इंटू ए। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, यानी कि a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक बल 20 सेकेंड के लिए लगता है, जिसके बाद उस पर कोई बल नहीं लगता तथा 5 सेकेंड के पश्चात 50 सेंटीमीटर की दूरी चल कर जाता है। तो बल का मान निकलना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम का पिंड है, उस पर 20 सेकेंड के लिए बल लगा जाता है, तो 5 सेकेंड के बाद देखा जाता है कि वो अपने जगह से खिसक कर कहाँ चला गया है, 50 सेंटीमीटर आगे चला गया है। तो उसका जितना बल लगा है उसको कैलकुलेट करना है कि कितना हमने न्यूटन में बल लगाया। ठीक है, एक फिगर बना लेते हैं हमने। इसको रखते हैं v और ये है t, टाइम है। अब दिया है कि हमने पहले 20 सेकेंड के लिए यहाँ बल लगाया, यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, 20 सेकेंड के लिए बल लगाया, फिर आगे 5 सेकेंड बाद देखते हैं, 5 सेकेंड बाद देखते हैं। यानी ये यहाँ से जब 20 सेकेंड बाद बल लगाया तो ये यहाँ से क्या किया, खिसक के शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, 5 सेकेंड बाद देख रहे हैं। अब देखते हैं कितना है मास है 5 ग्राम। इसको केजी में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.005 केजी। ठीक है, अब हमको फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए v माइनस यू बाई
टी, यानी हमको v की वैल्यू चाहिए। अब विरामावस्था में है ही इसने, तो पहले वाली जो वेग है शुरुआती वेग उसको हम 0 ले लेंगे। फिर देखते हैं कि ए कैसे मिलेगा हमको। अब यहाँ एक देखते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा ट्रेंगल, तो राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ली हुई है, भी ली हुई है, तो ठीक है। अब s इक्वल टू, अब कितना घसक रहा है, अब घसक रहा है 50 सेंटीमीटर। कितना घसक रहा है, 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, आपका डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, अब रखते हैं इसमें इसका मतलब हम निकालते हैं क्षेत्रफल हम इसका देखते हैं s इक्वल टू 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट या एल्टीट्यूड। ठीक है, अब डिस्टेंस हमने कितना निकाला है 0.5 मीटर, 5 है, 0.5 इक्वल टू 1/2 गुणे, अब बेस का वैल्यू कितना है 5 इंटू, अब h की वैल्यू कितनी है, हमने v रखी है v, तो अब v इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा 10, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में। लेकिन यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। हमने इसकी वैल्यू रख दिया एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो 0.2 माइनस ये हो गया 0, अब बटे में कितना हो गया, अब टाइम ले रहा है 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड यानी कि 2 बाई, और यहाँ पे तो 0.2 ही रहेगा, इसका ये डेसिमल हटा रहे हैं तो एक अंक नीचे बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा तो हो गया 1/100। चेंज करेंगे 0.001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, अब मास हमारे पास है तो फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो फोर्स बराबर हमने यहाँ पे लिख रखी है कि मास इंटू एक्सेलरेशन, ये है ए की वैल्यू। अब मास है 0.005 इंटू 0.01, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.00005। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 5/3 4 यानी 5 0 4 हो गया, 4 1 5, एक और 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 3 और 2 5। अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे पावर के यानी पावर के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट यानी 5 इंटू ये 5 0 तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, ये इतना। ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। एक बार s की वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू रखकर जब देखेंगे तो हमें v की वैल्यू मिलेगी, फिर v की वैल्यू एक्सेलरेशन में रखेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। अब मास हमारे पास पहले से है, तो मास और एक्सेलरेशन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन का जब आया है बल, तो ये हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन ऑप्शन 4 में है, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, दो वस्तुओं के संवेग समान है यदि इसके द्रव्यमान m1 m2 हो तथा गतिज ऊर्जाएं क्रमशः k1 k2 हो तो k2/k1 का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है k2/k1 का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ये बोलता है कि वस्तुओं का संवेग समान है, यानी कि P1/P2, इस तरह से है P1/P2, ये संवेग है। द्रव्यमान है इसका m1 और m2, यानी फर्स्ट वाले का द्रव्यमान है m1 और सेकेंड वाला का द्रव्यमान है m2। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 12 mv²। ठीक है,
अगर हम k1 की वैल्यू ले रहे हैं तो हाफ जो m1 है m1 भी स्क्वायर, लेकिन ये किसके लिए है, जब वेलोसिटी रहेगी तब। हमें रखना है मोमेंटम के लिए यानी संवेग के लिए, ठीक है। तो हाँ इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अब कैसे वैल्यू पुट करते हैं, v वाले में इसकी वैल्यू आती है कैसे, अब 1/2 मास इंटू वी, तो v की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ, तो रखते हैं F इक्वल टू नहीं P इक्वल टू m इंटू वी, ये संवेग का होता है फार्मूला। अब v की वैल्यू रखते हैं, m जाकर इधर डिवाइड करेगा P/m, v इक्वल टू P/m, यानी कि m बाई ये हो जाएगा 2, अब v का स्क्वायर यानी P²/m स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा P²/2m। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जब मोमेंटम दिया हो, ठीक है, P²/2m। तो यहाँ से हम क्लियर करके यहाँ से लिखते हैं फिर से, यानी k1 की वैल्यू है जो k1 इक्वल टू P²/2m, तो m की वैल्यू दी हुई है m1, ठीक है। अब ऐसे k2 की वैल्यू लेते हैं तो P²/2m2, अब k2/k1 निकालना है, k2/k1, k2 की वैल्यू दी हुई है P²/2m2, k1 की वैल्यू, तो ये चला जाएगा ऊपर 2m1/p², p² से p² कैंसिल हो गया और 2 से 2, तो क्या बच गया m1/m2, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एसआई पद्धति में न्यूटन सेकेंड इकाई है, यानी एसआई, अब इसमें न्यूटन सेकेंड इकाई है, अब बताना है कि न्यूटन सेकेंड किसकी इकाई है, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं जड़त्व, जड़त्व, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से दर्शाते हैं, जिसको लिखते हैं F इंटू टी, यानी कि बल गुणे समय, बल गुणे समय। तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और समय का मात्रक सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड किसका होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यानी जड़त्व वाला का, यानी इसका हो जाएगा इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स वाले में क्या है, इम्पल्स ऑफ फोर्स, और ये और जब किसी पे बल लगता है समय के साथ, ठीक है, तो वो संवेग भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संवेग। क्योंकि जब किसी पे हम बल लगाएंगे और समय लगाएंगे तो वो क्या करता है, अपने स्थान को थोड़ा सा चेंज करता है, यानी मोमेंट करता है, इसलिए उसमें क्या लगता है, मोमेंटम लगता है। यानी कि जिस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में दोनों दिया है, संवेग और ये संवेग हो गया और इनर्शिया यानी जड़त्व वाला, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक और चीज़ है, इनर्शिया वाले जो F और T है, इसको हम आवेग भी कहते हैं, आवेग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द्रव्यमान m की वेग u से चलती हुई वस्तु को F बल के द्वारा s दूरी में रोक सकती है। यानी एक द्रव्यमान है और वे u के वेग से चल रही है और F बल लगा रही है, s दूरी मतलब ये तय कर रही है, मतलब तय कर रही है कि s दूरी में उसको हम रोक सकते हैं, यानी s दूरी तय करके वो क्या कर रही है, रुक जा रही है। तो अब बोल रहा है आगे क्वेश्चन, तो दुगुने द्रव्यमान की आधे वेग से, माने द्रव्यमान जब दुगुना करेंगे फिर वेग को आधा करेंगे तो चलती हुई वस्तु को उतनी ही दूरी में रोकने के लिए कितना बल चाहिए। देखिए जब अगर ऐसी वैल्यू देता है, m देगा, u देगा, s देगा, फिर बोलेगा कि मास को डबल करेंगे, मास को डबल करके फिर बोलेगा वेग को हम आधा करेंगे,
तो ऐसे कॉन्सेप्ट में बिल्कुल याद रखना है कि जो बल होता है, बल, वह बल भी आधा हो जाता है, यानी कि उसको उसी दूरी में रोकने के लिए आधे बल की आवश्यकता चाहिए। क्योंकि मास को डबल कर दे रहे हैं, तो मास को डबल करें तो भारी हो जाएगा वस्तु, उसको हम धक्का नहीं दे सकते हैं। अब वेलोसिटी को भी हाफ कर दे रहे हैं, यानी वेग को और घटा दे रहे हैं, एकदम आधा कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, कम ही दूरी चलेगा ना। तो वैसे में क्या होता है, बल हमारा आधा हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जब 2m यानी कि मास को डबल करेंगे और वेलोसिटी को आधा करेंगे, तो बल ऑलरेडी क्या होता है, आधा हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, सिंपल सा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 यानी कि 4 ऑप्शन है जो F/2 वो क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, इट्स मोशन विल बी। अच्छा ये देखिए, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है। जैसे कि जो न्यूटन का थर्ड नियम है गति का, वो बोलता है कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शन। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये दो बॉल है, अगर ये इस पे लगा रहा है फोर्स और ये इस पे लगा रहा है, यानी कि एफ ए है, इसको बी मान लेते हैं, तो एफ ए बी, यानी कहने का मतलब है फोर्स ऑन ए बाई बी, यानी ए पे जो बल लग रहा है बी के द्वारा इक्वल टू फोर्स ऑन बी बाई ए, फोर्स ऑन बी बाई ए, यानी कि जो बी पे फोर्स लग रहा है ए के द्वारा। तो यहाँ पे इसको माइनस दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी गति का तीसरा नियम। ये कहता है अब यहाँ माइनस क्यों लगा है, माइनस इसलिए लगा कि ये इस पे फोर्स लगा रहे हो, इस पे फोर्स लगा रहे, उल्टा डायरेक्शन में। तो माइनस क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन यानी कि दिशा है। ठीक है, तो यही बोल रहा था। इसमें क्या करता है, इसमें बोलता है दोनों मोमेंटम कंसेप्ट आता है कि ये दोनों क्या होता है, कंजर्व हो जाते हैं, यानी कि इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अनअफेक्टेड मोशन यानी अप्रभावित रहेंगी। ऑप्शन नंबर 4 अप्रभावित रहेंगी, अप्रभावित रहेंगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज मोस्ट इन। अब देखिए जड़त्व का नियम जो पहला है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है इनर्शिया के बारे में, यानी जड़त्व के बारे में। तो किसकी अधिक होगी, बाई ऑप्शन, कार में, ट्रक में, रिक्शा में, साइकिल में। अब ये देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा, यानी जो जितनी ज़्यादा बड़ी रहेगी, जितना ज़्यादा भारी रहेगा, उसमें उतनी ज़्यादा जड़त्व रहता है। तो ठीक है, इसमें से सबसे भारी कौन सा है, कार है, ट्रक है, रिक्शा है, साइकिल है। साइकिल तो ऐसे होगा नहीं, हल्का हो गया। रिक्शा साइकिल से भारी, और इससे भारी कार, और कार से भी भारी ट्रक। तो अमूमन बात है सबसे ज़्यादा जड़त्व किस में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 ट्रक में, यानी कि ऑप्शन 2 में हो जाएगी, ट्रक में। क्यों हो जाएगी, इसकी हैवी मास है सबसे, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है हैवी मास है। हैवी मास का मतलब भारी है। अभी भारी में कैसा भारी, बहुत भारी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक न्यूटन फोर्स का सीजीएस यूनिट में वैल्यू कितना होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। जब यानी कि एक न्यूटन फोर्स रहेगा, एक न्यूटन फोर्स, इसका सीजीएस यानी सेंटीग्राम सेकेंड, इसका पूरा नाम बोलते हैं सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, तो इसकी सीजीएस यूनिट में वैल्यू होती है, सीजीएस में 10⁵ डाइन बोलते हैं, डाइन। डाइन न्यूटन से छोटा मात्रक है,
तो 10⁵ डाइन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड में दिया है, ऑप्शन थर्ड 10⁵ डाइन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम का देखते हैं। लीनियर मोमेंटम यानी p की वैल्यू होती है m इंटू v। ठीक है, अब इसकी वैल्यू होते हैं, इसकी हो जाएगी वैल्यू, यानी कौन सी वैल्यू, मात्रक वाली SI वैल्यू, मात्रक यानी कि यूनिट इसका पूछ रहा है लीनियर मोमेंटम का। तो मास का हो जाएगा kg और इसका होता है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो इसका हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन 4 में दिया है kg मीटर पर सेकेंड, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किग्रा है, यानी 2 ग्राम 2 kg है, ठीक है, यानी 2 किलो पर 10 न्यूटन का बल 3 सेकेंड तक लगाया जाता है, तो वस्तु का वेग प्राप्त करेगी यदि प्रारंभ में वह स्थिर रही हो। प्रारंभ में स्थिर रहने का मतलब u की वैल्यू क्या है, 0 है, और उसका मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 kg, 2 kg मास दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने फॉर्मूला देखा, v = u + at। तो यही पूछ रहा है। अब इसमें पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वेग का, यानी v की वैल्यू पूछ रही है, तो हम u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 0, a की वैल्यू नहीं पता है और t की वैल्यू 3 सेकेंड। अब हमको a की यहाँ वैल्यू चाहिए। अब a की वैल्यू मिलेगी कहाँ से, ठीक है, मेरे पास मास है और टाइम है, और कितना न्यूटन का बल लगा रहा है, 10 न्यूटन, और हमारे पास फोर्स भी है, फोर्स है 10 न्यूटन। ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 10 न्यूटन = m की वैल्यू 2 kg और a 2 से कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए थी, हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना पुट करेंगे, 5। इधर हो गए v = 5 × 15 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सिंपल सा था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर दिया हुआ है, न्यूटन। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि दिए गए चित्र में यदि डोरी है, ब्लॉक पर लगने वाला बल है, तो ऑप्शन में दिया है 15 न्यूटन डाउन लगेगा यानी नीचे लगेगा, 15 न्यूटन ऊपर की तरफ लगेगा, 0 लगेगा, या इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। अगर ये रखा हुआ लटकाया हुआ है, ये ब्लॉक, ये डोरी है, ये हो गई डोरी, यहाँ पे कोई भी बल रहेगा तो पृथ्वी इसको अपने नीचे की तरफ खींचती है, यानी किस पे बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि M और G। और जो डोरी पे लगता है, यानी ये डोरी है 90 डिग्री पे, तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है इसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन लगता है, ठीक है। अब जो टेंशन लगेगा तो ये हमेशा उल्टा लगता है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है तो टेंशन लगता है ऊपर की तरफ जब भी लगेगा। तो यही पूछ रहा है, जो डोरी पर बल लग रहा है कौन से साइड में लगेगा, कितना न्यूटन का। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो टेंशन में से इसको हम माइनस कर देते हैं, यानी लिखते हैं टेंशन माइनस
mg इक्वल टू 0। यही थर्ड लॉ मोशन में है जो नियम एक्शन और रिएक्शन वाला दोनों क्या होता है, अप्रभावित होती है। यानी कि दोनों को जब माइनस करेंगे और दोनों बराबर भी होता है तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो टेंशन दिया नहीं वैल्यू, माइनस mg की वैल्यू दिया है कितना, 15 न्यूटन, क्योंकि mg क्या है, फोर्स है ना, इक्वल टू 0। तो टेंशन इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 15 न्यूटन। अब 15 न्यूटन का बल लगेगा तो डायरेक्शन क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि 15 न्यूटन का बल लगेगा ऊपर की साइड। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अपवार्ड, अपवार्ड यानी कि ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि जो तनाव लगेगा किधर का लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 15 न्यूटन अपवार्ड, यानी 15 न्यूटन ऊपर की ओर तनाव के रूप में। ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एक मेज के ऊपर सतह पर रखी हुई वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर करता है। ठीक है, घर्षण बल, बल कोई भी हो, फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल टू एम इंटू ए। मोशन वाले कॉन्सेप्ट में अब बोल रहा है कि एक ब्लॉक है, यानी कि टेबल है, ठीक है, और इस पे रखा हुआ है ब्लॉक। ये किस पे डिपेंड करेगी, पहला तो द्रव्यमान पे डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी, उसमें होने चाहिए। और ये इसके बाद ये डिपेंड करेगी कि ये कैसा है, ये मतलब कौन सी वस्तु है, माने नेचर ऑफ मटेरियल, ये पानी है कि शीशा है, प्लास्टिक है कि ईंट है, मिट्टी है, ये तरह का नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो हल्की भी होती हैं और भारी भी होती हैं। प्लास्टिक रखेंगे तो कम मास होगा, ईंट रखेंगे तो ज़्यादा मास होगा, इसलिए नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। तो बाई ऑप्शन देखते हैं, बल के प्रकार। तो बल के प्रकार होंगे ही, कौन सा बल है, इसमें लगता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, यानी इसको बोलते हैं उत्प्लावन, उत्प्लावन। ठीक है, दूसरा में है नेचर ऑफ, मैंने अभी बताया कि नेचर ऑफ पदार्थ के मतलब नेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि प्लास्टिक रहेगा तो हल्की रहेगी, ईंट रहेगा तो भारी रहेगी, तो इसलिए इसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन 2 भी सही है। अब थर्ड वाला क्या बोल रहा है, वेट ऑफ बॉडी। मैंने पहले ही बोला कि वेट ऑफ बॉडी मास पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर मास पे डिपेंड नहीं किया तो फॉर्मूला में रहेगा, ये नहीं रहेगा। फिर उसके बाद बोल रहा है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये बात है, और इसमें कितना एरिया को टच कर रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, किस एरिया को टच कर रहा है, क्योंकि हमको इसके मास से पता मतलब है, एक्सेलरेशन से मतलब है, और ये क्या चीज़ रखा हुआ है, यानी कैसा मटेरियल, उस पर मतलब है। कितना एरिया कवर कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एरिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एरिया बोलो तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि इसके कॉन्टेक्ट मतलब वो है जितना में ये कॉन्टेक्ट में है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल से, यानी कोई मतलब नहीं, यानी कि डिपेंड नहीं करता है। तो इस पर किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1 किलोग्राम बल बराबर है, यानी कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बल यानी कि F कितने के बराबर है। ठीक है, देखते हैं, मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर बात कर रहा है कि 1 किलो कोई चीज़ वस्तु रख दी गई है, उसका बल क्या होगा। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन। अब निकालेंगे F इक्वल टू mg, m की वैल्यू 1 kg या g की वैल्यू 9.8 न्यूटन, मल्टीप्लाई, न्यूटन नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 9.8 न्यूटन।
तो कितना का बल रहेगा 9.8 न्यूटन का। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1 kg, सेकेंड में दिया है 980 डाइन, थर्ड वाला में दिया है 1 न्यूटन और फोर्थ ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कितना बल लगेगा 9.8 न्यूटन। तो इसी के साथ आज का हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और इसमें लगता है कि काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, जो आपको आगे चल के फ़ायदेमंद होगी, तो कमेंट करें, हम आगे इसको सुधार करने की और कोशिश करेंगे। धन्यवाद।